इस वीडियो में मैंने MDU का पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट ईयर बीएड का सॉल्व करा है। क्वेश्चन पेपर जो है इसका 2023 का है। सारे क्वेश्चंस गिवन है, कितने मार्क्स के होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से उनके आंसर लिखने होते हैं, क्या पॉइंट्स आप लिखेंगे, कितने पेजेस फिल करेंगे। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जो टॉपिक्स आए हैं क्वेश्चंस में उनके रिगार्डिंग में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर आपको अच्छे से बता दूंगी कि आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो बेसिकली आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। आते ऑप्शंस में काफ़ी हैं, 9-10 क्वेश्चंस आते हैं, पर अटेम्प्ट आपको खाली उसमें से 5 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट 4 मार्क्स का होता है। पैटर्न हर साल पेपर का सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स हैं उनको आपको शॉर्ट नोट ही लिखना होता है, डिफ़ाइन करना होता है। इधर ये वाले 4 पार्ट्स आपको दिए हैं, इनको मैं आपको डिफ़ाइन कर बता देती हूँ। 4 मार्क्स के लिए आप इस तरीके से पेजेस को डिवाइड करेंगे 2 ईच, मतलब एक पार्ट के लिए आप 2 पेजेस देंगे, वो इनफ है। आपको सारे आंसर अपनी लैंग्वेज में ही लिखने हैं, बट ऑब्वियसली टर्म्स यूज़ करने हैं, कुछ अच्छे टर्म्स यूज़ करने हैं जिससे आपका आंसर अच्छे से डिवाइड हो सकता है। आप सभी लोग ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कर ये बीएड कर रहे होते हैं, तो लैंग्वेज आपका डेवलप हो चुका होता है, लैंग्वेज स्किल्स आपके पास हैं, बस आपको उनको मोल्ड कर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। एग्जामिनर को ये बताना है कि हाँ, मैं पढ़कर आया हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 2 पेजेस का आंसर लिखेंगे। कैसे फिल करेंगे वो 2 पेजेस? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक चेंज है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है। ऑब्वियसली जब हम 1 मंथ 1 डे के होते हैं और फिर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, फिज़िकली मेंटली जो चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट है। हमारी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज माना जाता है, जबकि जो ग्रोथ होता है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है। फिर उसके बाद तब जाकर आप लिखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है क्या 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 स्टेजेस आते हैं हमारे। इन्फेंसी आता है जब हम 0 to 1 ईयर के होते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है जब 2 to 6 ईयर्स के होते हैं। फिर लेट चाइल्डहुड आता है 6 to 12 ईयर्स के लिए। अडोलेंसेंस जो टीनेज पीरियड होता है 13 to 19 ईयर्स। उसके बाद अडल्टहुड आ जाता है 20 अबव, आप अडल्ट हो जाते हैं। तो इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेंस, अडल्टहुड, इनको आप एक 2 लाइन में डिफ़ाइन कर देंगे, आपके अच्छे खासे 2 पेजेस फिल हो जाएंगे। फिर पार्ट बी हमको फिर से 4 मार्क्स के लिए लिखना है। पार्ट बी है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि पढ़ने में बच्चों को जो जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं। कुछ बच्चे नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं, तो उनको अलग तरीके की नॉलेज देनी पड़ती है और उनको नॉलेज लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसे लिखेंगे आंसर? सबसे पहले डिफ़ाइन कर दो कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है क्या। वही नॉर्मल बच्चों से जो थोड़े बच्चे अलग होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, मेंटल डिसेबिलिटी, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर एक अच्छा सा डेफिनेशन बना दो। अब वो कैसी डिफ़िकल्टीज़ होती है? माइल्ड होती है, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, मतलब आईक्यू लेवल से इनको मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर लिखा है कि जिनका आईक्यू 40 to 70 होता है। फिर ऐसे ही मॉडरेट में 30 to 40 होता है। कहने का ये मतलब है जिसको थोड़ा सा कम समझ में आता है, जिसको बहुत कम समझ में आता है, जिसको उससे ज़्यादा कम समझ में आता है, जिस बच्चे को बिल्कुल ही समझ नहीं आता, वो प्रोफाउंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इनके लिए अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं इनको पढ़ाने के, वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा। फिर कितने टाइप्स की होती हैं ये डिफ़िकल्टीज़? जैसे कि जिस बच्चे को सिर्फ रीडिंग में प्रॉब्लम है, वो जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स बन रहे हैं, उनको मिक्स करके पढ़ नहीं पा रहा, तो डायलेक्सिसिया हो जाएगा। फिर डिसकैल्कुलिया होता है जिसमें बच्चे को मैथ्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया होता है, प्रॉब्लम बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिटन प्रॉब्लम्स, ऑडिटरी प्रॉब्लम्स, कभी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, लाइक नंबर वीक है, उसकी आइज़ वीक है, ये वाला प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको लिटरली दिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, या कोई उसका बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, मोटर डिसेबिलिटी में आ जाएगा। इनके बारे में आप 1-2 लाइन छोटा सा पैराग्राफ बनाओगे सबके बारे में, बहुत ईजीली 2 पेजेस फिल हो जाएंगे, एक अच्छा आंसर रेडी हो जाएगा 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि ये नेक्स्ट पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन स्कूल। ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक एज सच नहीं है जिसकी हेडिंग्स हों, सब हेडिंग्स हों, इतना कुछ बड़ा नहीं गिवन है।
तो फिर हम छोड़ कर आएंगे क्या एग्ज़ाम में? नहीं। तो आप टॉपिक भी तो देखो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बिना पढ़े भी हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो इसका हम जैसे 1.5 पेज, मतलब एक और आधा पेज भी भरेंगे तो भी चल जाएगा। क्या क्या लिखोगे इसमें? थोड़ी सी हेडिंग बनाकर लिखो, उस हेडिंग को एक्सप्लेन करो, जैसे कि प्रोवाइडिंग मेंटरशिप। अब टीचर का सबसे पहला काम क्या है? बच्चे को मेंटोर करना। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे ऑब्ज़र्व करना, वो जिस चीज़ में अच्छा है उसे वो करने के लिए और इंस्पायर करना, उसके आर्ट्स और उसके स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, फिर अब उसको जिस चीज़ में हेल्प चाहिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करना। बच्चा अगर परेशान है तो नोटिस करना कि ये बच्चा और दिनों से आज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। उस बच्चे के पास वो हेल्प है, उसको पता होना चाहिए कि आप रेडी हो उसको हेल्प करने के लिए। अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पर वर्क करना कि अभी हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं पर ये बच्चों के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है, या बच्चों को समझने में अभी भी मुश्किल हो रही है, तो हमको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक रिजिड टीचर हमको नहीं बनना है। ये सारी बातें इसके अंदर हम लिखकर इसको नॉर्मल 2 पेज तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, लिखने में अच्छे हो तो लिख सकते हो। एक ईजी टॉपिक है ये। डी पार्ट है बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज़। अब इसमें आपके पास लिखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप 2 से ज़्यादा पेज इसमें फिल कर सकते हो, तो ऐसे एडजस्ट करना होता है एग्ज़ाम में। अब जैसे सी पार्ट हमने 1.5 पेज का लिख दिया और ये हम 2.5 पेज का लिख देंगे तो वो कवर हो जाएगा। बुलिंग क्या होता है? बच्चों को परेशान करते हैं, जैसे दूसरे बच्चे उनको फिज़िकली परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, चिढ़ाते हैं। नॉर्मल मजाक मस्ती भी करते हैं बच्चे, पर बुलिंग वर्ड तब यूज़ होता है जब चीज़ें एक्सट्रीम में हो जाती हैं और ये हरकतें दूसरे बच्चे की मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करने लगती हैं। उसको बेसिकली ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट्स बुलिंग फॉर हिम। तो बुलिंग को डिफ़ाइन करो कि बुलिंग क्या है। मिसयूज़ करते हैं बच्चे अपनी पावर का मिसयूज़, जैसे कि कोई बच्चा टीचर का बच्चा है और स्कूल में पढ़ता है, तो वो सोचेगा उसको तो कोई कुछ डांट नहीं सकता, तो वो और बच्चों के साथ मिसबिहेव करने की पावर रखेगा, हिम्मत रखेगा उनको गंदा ट्रीट करने का। तो ये बुलिंग होती है। जो बच्चा करता है बुली, उसको बुली बोला जाता है। ठीक है, ये बच्चे की मेंटल हेल्थ पर बहुत 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 असर करता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। कितने तरीके की बुलिंग होती है फिर ये लिख सकते हो आप, टाइप्स: फिज़िकल, वर्बल और रिटन। तो फिज़िकल होती है जब आप फिज़िकली दूसरे की बॉडी को हार्म कर रहे हो, लाइक पंचिंग, किकिंग, अनवेलकम टच, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम ग्रुप, अपने साथ नहीं बैठा रहे हो उसको, उसके आते ही सब भाग जाते हैं। अनवेलकम टच के बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर वर्बल बुलिंग क्या होती है? जब आप बोल कर दूर दूर बैठे हो पर फिर भी आप बोल कर ना दूसरे बच्चे को छेड़े जा रहे हो, उसके बारे में गॉसिप कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें फैला रहे हो, ये सारी वर्बल बुलिंग में आती है। रिटन बुलिंग क्या होती है? इस तरीके की बुलिंग जो लिख कर करी जाती है, जैसे पेपर पर बच्चे कुछ उल्टी सीधी इमेजेस बना देते हैं, बोल देते हैं कि ये बच्चा है, गंदी संदी चीज़ें बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, तो वो रिटन बुलिंग में आता है। फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आप उसका इम्पैक्ट लिख दो कि अब बुलिंग और चाइल्ड अब्यूज़, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे के ऊपर। सबसे पहला और मेन होता है डिप्रेशन। बच्चा अगर किसी को बता नहीं पा रहा खुल के कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिप्रेस हो जाएगा। रिस्क ऑफ सुसाइड हो जाता है यहाँ पर, वो बता नहीं पाएगा, वो खुद से ही उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, खुद को ही नहीं समझ पाएगा, तो वो सुसाइड और ऐसे बेकार थॉट्स की तरफ जाएगा। लोनलीनेस हो जाएगी उसकी लाइफ में, लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, उसका एस्टीम लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, अकेला अकेला रहने लगेगा। ये सारे इम्पैक्ट होते हैं बुलिंग के। अब आपको 4 यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे और हर यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे, पर आपको उनमें से चॉइस आएगा, तो हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कराना है। मैं रिपीट करती हूँ, हर यूनिट से डिफरेंट यूनिट से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर 16 मार्क्स के लिए लिखना है। तो यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पॉज करके रीड कर सकते हो। इनके आंसर्स मैंने आगे एक्सप्लेन करे हैं, दोनों के आंसर एक्सप्लेन करे हैं मैंने, पर आपको एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आने सारे, दोनों में से एक ही लिख कर आना है। हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर में मैं उनके आंसर्स आपको दे रही हूँ लिखने का तरीका वगैरह के साथ। सेकेंड क्वेश्चन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बताने के लिए बोला है, तो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स लिखना नहीं शुरू करेंगे, रादर दैन देखिए पॉइंट्स में जैसे कि दिखाया मैंने,
पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रोथ अलग से, डेवलपमेंट अलग से, दोनों की डिफरेंट डेफिनेशंस लिखेंगे। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप प्रिंसिपल्स लिखने स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे होते हैं, उसमें से थोड़े से मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, आपको जितने याद रहे एग्ज़ाम में उतने लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे इनके बारे में, जैसे कि मेल और फीमेल की डेवलपमेंट ऑब्वियस सेंस में बहुत अलग होती है। प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा लिखेंगे, मैच्योरेशन, मैच्योर होते हैं कैसे कैसे, स्टेप्स लिख देंगे कि पहले एक बेबी होता है वो बस चीज़ों को देख सकता है, अपना हेड भी नहीं संभाल सकता, फिर धीरे धीरे हेड संभालता है, चीज़ों को होल्ड करना शुरू करता है। कॉन्टीन्यूटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपेयर करके बताएंगे, जैसे कि ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट एक टाइम के बाद आपकी जैसे हाइट ग्रो होना बंद हो जाती है, बट डेवलपमेंट आपकी जब तक आप बूढ़े होते हो, बच्चे होते हो, डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्शन, क्वालिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है, जो भी ये पॉइंट्स है ना, डेवलपमेंट और ग्रोथ को ऐसे मतलब इंटर कनेक्ट कर कर लिखना है, उनका डिफरेंस बता कर कि वो सेम कैसे हैं। दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं जब से आप पैदा होते हो, एक बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाते हैं, इसे कंपेयर कर कर जो इन पॉइंट्स के अंदर के पैराग्राफ हैं वो बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, कैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो। ठीक है, तो फैमिली आ गई उसके अंदर, फैमिली आपकी किस तरीके की फैमिली है, दोनों आप कंपेयर कर देना। रिच फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है तो उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं, और जो थोड़े पुअर फैमिली से हैं उनकी लग्जरी और नीड्स की डेफिनेशन अलग हो जाती है। दोनों को एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। फिर स्कूल का इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके के स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ आपको क्या सिखाया जाता है। एक बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाती है वही उसकी पूरी लाइफ तक चलती है। एज से कैसे अफेक्ट होता है, जब आप टीनेज में होते हो इतना एग्रेशन भरा रहता है आपके अंदर, और जैसे ही टीनेज क्रॉस हो जाती है सब कुछ थोड़ा नॉर्मलाइज होना लग जाता है। फैटीग मतलब बच्चे के अंदर कितनी एनर्जी है, तो वो कितनी जल्दी थकता है, कितना वर्कआउट कर सकता है, कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, ये सारी चीज़ें। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग को एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। हेडिंग याद नहीं रहती, पॉइंट याद रह जाता है कभी कभार कि ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ। तो जो ऐसा ऐसा होता है ना, उसी में से आप 2-4 वर्ड उठाकर हेडिंग में लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। एक प्रॉपर हेडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आंसर 3 में मॉरल डेवलपमेंट की बात करनी है, कोल्सबर्ग ने जो स्टेजेस दिए हैं उनकी बात करनी है। इन सभी को मिलाकर एक आंसर हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है। डेफिनेशंस, हमेशा अपना आंसर डेफिनेशन से शुरू करना है। मॉरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख दो, फिर मॉरालिटी के ऊपर लिख दो, फिर मॉरालिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में लिख दो, जैसे मैंने कि पॉइंट में भी लिखा है इधर फर्स्ट पॉइंट में, मॉरल बिहेवियर, मॉरल फीलिंग्स, मॉरल जजमेंट। मॉरालिटी जनरली होता क्या है, मतलब कि राइट और रॉन्ग, बच्चे को ये डिफरेंस पता चलना कि क्या सही है क्या गलत है, उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। मतलब कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना मॉरली करेक्ट है, पर उसको तो जब बड़ों को उल्टा जवाब देना है वो उसके लिए करेक्ट है, नॉट उसके पर्सपेक्टिव से। ये मतलब है मेरा, सोशली जो एक्सेप्टेबल है वो हरकतें करना। जब बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं तो उसको मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर कोल्सबर्ग ने हमको 6 स्टेजेस दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसका मैंने एक वीडियो सेपरेट सिर्फ कोल्सबर्ग के जो स्टेजेस हैं उनके ऊपर भी बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको डिटेल के अंदर देखना है, कोल्सबर्ग वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर आता है पेपर में, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। पर इधर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आंसर तो हमको कंप्लीट लिखना ही था। फिर इसी आंसर को कंटिन्यू कर कर इसके स्टेजेस कोल्सबर्ग के अच्छे से बताएंगे। 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मॉरालिटी, उसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, एक्सचेंज स्टेज, इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कन्वेंशनल मॉरालिटी दूसरा लेवल, उसके 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। फिर थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरालिटी,
फिर इसके 2 स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अगेन इसके लिए वो वीडियो देख लीजिए आप, अगर इसको डिटेल में समझना है तो इसके अंदर क्या क्या लिखना है वो सब मैंने उसके अंदर बताया है। आंसर को अच्छा करने के लिए लास्ट में आप ऐसे टेबल्स भी बना सकते हैं दिखाने के लिए कि देखो 3 लेवल्स हैं, उनको ऐसे डिवाइड करा, स्टेजेस, एरोज यूज़ कर कर, कॉलम्स यूज़ कर कर अच्छे से उसका टेबल वगैरह बनाकर एक्सप्लेनेशन और अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चंस हैं 16 मार्क्स के लिए, आपको एक चूज़ करना है इनमें से और वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 5 में प्ले के लिए हमको सब कुछ लिखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी चीज़ें मालूम है वो सब लिख कर आंसर रेडी करना है 6 पेजेस तक, 7 पेजेस तक। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। बहुत सारे मिलियन वेज़ हैं जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। कोई अलग कलर का है, कोई रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई मोटा है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, जो उसके आसपास हो रहा होता है, जो उसके इंटरनली उसके ब्रेन में मेंटली उसके साथ हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें उसको एक इंडिविजुअल में बनाती हैं। तो इन कॉजेज़ को लिखोगे, पहले इंडिविजुअल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखो एक पूरा पेज यूज़ कर कर, फिर उसके बाद कॉजेज़ के लिए हेडिंग्स लिखो, उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करो। हेडिंग्स मैंने दिए हैं यहाँ पर, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, एज, मैच्योरिटी, क्रिएटिव पावर, सेक्स, कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन, पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैसे करोगे कि अब एक बच्चा है वो पॉवर्टी में बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए लग्जरी जैसा तो कुछ है ही नहीं उसकी लाइफ में। जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो उनको एज अ लग्जरी देखता है, लाइक वो डेली सूखी रोटी खाता है, किसी दिन उसके यहाँ पर सब्ज़ी बनी है तो वो सब्ज़ी उसके लिए लग्जरी है क्योंकि वो कभी कभी होती है। और जबकि नॉर्मल एक सब्ज़ी बनना नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए नेसेसिटी है, वो तो होगा ही होगा। ऐसे कर कर डिफ़ाइन करेंगे। और बच्चे अलग कास्ट से होते हैं, रेस से होते हैं, कल्चर से होते हैं, नेशन से होते हैं, वो इंटरनली अलग होते हैं, मतलब डिफरेंट रिलीजन के बच्चे दूसरे बच्चे से नेचुरली अलग होते हैं। फिर जेंडर आ जाता है, जैसे कि लड़की और लड़का, ऑब्वियसली चाहे हम कुछ भी बोले इन अ पॉजिटिव इन अ नेगेटिव वे, लड़की और लड़के आपस में बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। फिज़िकली भी उनकी नीड्स भी अलग होती हैं, उनकी चॉइसेस भी अलग होती हैं, इवन जब वो छोटे बच्चे हैं तो टॉय सिलेक्शन भी अलग होता है। तो इनको आप कंपेयर करके बता सकते हैं बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट आंसर में हमें प्ले के बारे में लिखना है। तो ऑलमोस्ट मैंने जो इन स्लाइड्स में प्रिपेयर करा है वो सिर्फ हेडिंग्स डाले हैं, आप इन हेडिंग्स को नोट भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही जस्ट देखकर मेमोराइज कर लो और फिर पेपर में जाकर आप इनको खुद एक्सप्लेन कर कर लिख लो। इधर मैंने बहुत डिटेल नहीं बनाया, इतना लेंदी वीडियो हो जाता, उसको रीड कर करके बताना बोरिंग भी हो जाता। बस यहाँ पे मैंने आपके लिए हेडिंग्स लिखे हैं, उनको मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का, बाकी डिटेल वीडियोस में आ जाएगा। और बस बेसिकली मेरा मोटिव था कि पेपर कैसे देना है वो बता दूँ मैं। तो प्ले के लिए हम क्या लिखेंगे, प्ले इज़ अ रेंज ऑफ वॉलंटरी मोटिवेटेड एक्टिविटीज़ फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। अब प्ले है, क्लासेस में भी प्ले होता है, बच्चों के में वो एक किंग सीज़र वाला प्ले भी आता है, अकबर वाला प्ले भी आता है बच्चों की बुक्स में। तो टीचर्स क्या करती हैं, उनको प्ले करवा देती हैं, रोल असाइन कर देती हैं, तो वो एक लर्निंग मेथड हो जाता है बट इन्जॉयबल। इंजॉय कर कर बच्चा कुछ सीखता है उससे, उसमें कोई मॉरल होता है, लास्ट में हमने इससे ये सीखा। और सोशलाइज करते हैं बच्चे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करने का तरीका पता चलता है। अभी उनके जो पूरी सिचुएशन है वो छोटी सी होती है, स्कूल, घर, ये सब। अब जब उनको और लोगों के बारे में पता चलता है, जैसे कोई किंग है तो वो किस तरीके से बात करता है अपनी प्रजा एंड ऑल से, ये सब उनको मालूम पड़ता है, और लोगों के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज डेवलप होती है, बहुत कुछ डेवलप होता है प्ले से। एक फ़न वे होता है लर्निंग का। प्ले को डिफ़ाइन करो, 1 या 2 पेजेस यूज़ कर कर अच्छे से, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले लिखेंगे, हेडिंग्स यहाँ पर गिवन है उनको डिफ़ाइन करेंगे। मैं हेडिंग्स रीड कर देती हूँ। प्ले इज़ सेल्फ चोजन एंड सेल्फ डायरेक्टेड, प्लेयर्स आर फ्री टू क्विट। जो भी प्ले कर रहे हैं
वो जब तक इन्जॉय कर रहे हैं वो कर सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो प्ले को क्विट करना चाहते तो दे आर मतलब लाइक फ्री टू डू इट। उनको ऐसा कुछ नहीं है अब ये पूरा ख़त्म ही करना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी है कुछ है तो वो क्विट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार प्ले एज अ फंक्शंस भी होते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करवा देते हैं बच्चों से। प्ले इज़ एन एक्टिविटी इन विच मीन्स आर मोर वैल्यूड देन द एंड। बच्चा उससे क्या सीख रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है इस चीज़ से कि प्ले एंड हो गया, प्ले को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। प्ले इज़ गाइडेड बाय मेंटल रूल्स। प्ले के अपने एक रूल्स होते हैं, बच्चा कैरेक्टर में चला जाता है पूरा मेंटली। प्ले इज़ नॉन लिटरल इमेजिनेटिव। प्ले मोस्टली इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ भी रोल्स दे दिए जाते हैं, जैसे सिंड्रेला हो गया या मेरे स्कूल में एक बार हुआ था, एक ओल्ड एज से रिलेटेड उसकी मम्मी होती है, उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो बच्चों को ये बता रहे थे कि ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उनको कितने ज़्यादा अच्छे से हमको ट्रीट करना चाहिए। तो ये ऐसे इमेजिनेटिव भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई लिटरल कहानी यूज़ कर कर आप कर रहे हो। प्ले इन्वॉल्व्स एक्टिव अलर्ट बट नॉन स्ट्रेसफुल फ्रेम ऑफ माइंड। प्ले इज़ अ फन एक्टिविटी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला प्ले फन के लिए हो रहा है, आपको कुछ सिखाना है बट इन अ फन मैनर, कि आप इंजॉय करें उसको, बच्चा इंजॉय करे। स्ट्रेस के लिए नहीं होता, बहुत प्रेशराइज करने के लिए नहीं होता बच्चे को, एक फ़न एक्टिविटी है। ओके। यूनिट 3 में जो 2 क्वेश्चंस आए थे 2023 में वो थे डिस्क्राइब द टॉलमैन्स बिहेवियर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, फिर था डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन एज सीन इन द डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। इन दोनों को करना था, दोनों के आंसर्स ही मेरे पास हैं। तो तोलमान में हुआ क्या था, इन्होंने एक थ्योरी लिखी है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, और भी एक्सपेरिमेंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर कर अपनी थ्योरीज़ लिखी हैं, बट वो जो है वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस इन चीज़ों के बारे में बात करें। तोलमान ने क्या करा है, एनिमल और मैन दोनों को ही स्टडी करा है और उनको उनके गोल तक पहुंचने दिया है, मतलब इतना चांस दिया है कि वो उस गोल तक पहुंच जाएं, और वो किस लर्निंग मेथड से, कि मतलब क्या चीज़ें वो यूज़ कर कर क्या वो देख रहे हैं और फिर उन चीज़ों से वो सीख रहे हैं, इस सब चीज़ों के बारे में बात करी है। तो वहाँ स्टडी पर्पस बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, मैंने बताया अभी। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इज एम्फेसिस ऑन द पर्पस ऑफ गोल इन लर्निंग। उस मेथड में वो क्या सीख रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, और गोल तक भी पहुंच रहे हैं। एक डॉग का इन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि वो भूखा होता है और जैसे ही उसका खाना रेडी हो जाता है, खाना आने से पहले उसको एक सीटी बजाकर बताया जाता है या बुलाया जाता है, तो वो भागता है फटाफट खाने की तरफ। अब जब भी डॉग हंग्री होगा, उसको सीटी की आवाज़ आएगी, वो भागेगा। वो स्मेल, उसके स्मेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो मतलब थोड़े तेज़ होते हैं, पर वो फिर भी स्मेल कर कर चेक नहीं करेगा खाना आया नहीं आया, वो बस विसल सुनेगा और वो भागेगा उसकी तरफ। तो ये एक रिस्पॉन्स बन जाएगा उसका। बट अब जब डॉग हंग्री नहीं है तो विसल की आवाज़ भी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से एक पेज यूज़ कर कर लिख देंगे पूरा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द लर्नर फॉलो साइंस एंड क्यूज़। साइंस एंड क्यूज़ की बात करी है तोलमान ने कि वो साइंस देखता है, क्यूज़ लेता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भी बात करी है, एक रैट का एग्जाम्पल लिया होता है, उसमें एक पूरा पाथ बनाया है, उधर चीज़ रखा है, वो इधर उधर जाता है, बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं, जैसे कि गेम्स भी होती हैं। इस तरीके से उन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तोलमान्स थ्योरी ऑफ लर्निंग इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द सिंपल एंड इनिशियल लर्निंग एंड लेटर द कॉम्प्लेक्स लर्निंग इन द क्लास। पहले सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं वो लर्निंग और धीरे धीरे उनकी लर्निंग कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। लाइक ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तोलमान वॉज द फर्स्ट टू आर्ग्यू दैट लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड रादर दैन रिस्पॉन्स ओरिएंटेड। रिस्पॉन्स क्या हो रहा है नहीं हो रहा उनसे उनको वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, वो गोल ओरिएंटेड है उनकी थ्योरी पूरी। अगर आप बाकी जो लोगों की थ्योरीज दी हुई हैं बुक के अंदर, आप उन्हें रीड करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि तोलमान की अलग कैसे है। बाकी स्किमर्स ने भी दी है, बहुत सारे लोगों ने दी है, पर उनका रिस्पॉन्स और स्टिमुलस पर ही है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है।
अब नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स के लिए। अगर आप ये चूज़ करेंगे लिखने के लिए तो थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेच करना पड़ेगा चीज़ों को अपने आप लिखने के लिए। इधर जो मैंने लिखा है वो है लर्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग एंड कंप्लीटिंग रीडिंग एंड अदर असाइनमेंट्स एज प्रोस्क्राइब्ड बाय द टीचर। जो टीचर उनको दे रही है काम करने के लिए वो लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कलेक्ट करे, फिर घर जाकर उसको रीड करे, या वहाँ पर रीड करवा जाए वहाँ पर रीड करे। जो भी उसको काम दिया जा रहा है वो काम पूरा करना लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर का बस यही काम है कि अपना प्रॉपर अपना जो काम है वो कंप्लीट करे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखे बच्चों से, उनको मोटिवेट करे। पर हमको इधर बेसिकली लर्नर के बारे में बात करनी है। लर्नर को क्या करना है, अपने एक्शंस को ओन करना है कि हाँ मैं एब्सेंट था, मेरा काम इनकम्प्लीट है, या फिर मैं प्रेजेंट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और बेसिकली उसको फोकस रहना है, फोकस एक पॉइंट अच्छा हो जाएगा, उसका फोकस होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये सारे लर्नर के क्वालिटीज़ होने चाहिए जो उसे फॉलो करने होते हैं। ऐसी ही बेसिक बातें लिखकर आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। अब यूनिट 4 लास्ट यूनिट है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज स्ट्रेस, डिस्क्राइब द करंट इशू रिलेटेड टू अडोलेंस स्ट्रेस, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन ऑफ अडोलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोनों के आंसर मैंने दिए हैं, आपको यूनिट 4 से भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अब आंसर 8 जैसे कि बाकी आंसर्स में करा है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है ये बता देंगे। स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल किसी भी तरीके का टेंशन हो सकता है। आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, नॉर्मल से थोड़ी सी टेंस्ड है, थोड़ी ज़्यादा टेंस भी हो सकती है, ये स्ट्रेस होता है। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी, एडोलेंस इज़ अ डिफ़िकल्ट पीरियड। एडोलेसेंस इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है बच्चों के लिए, टीनेज सबसे ज़्यादा टफ़ क्यों होती है? क्योंकि एक तो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं जो कभी नहीं हुए, तो वो सब उनके लिए नहीं होता है। इतना हाइपर टेंस्ड रहते हैं, वो कुछ ओवर एक्साइटेड रहते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंस में आ जाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, कुछ डिप्रेस रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये उनका फैमिली बैकग्राउंड और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इंडिविजुअल डिफरेंस फेस करते हैं। फिर प्रॉब्लम विद एडजस्टिंग विद ऑपोजिट सेक्स हो जाती है, जैसे कि लड़की और लड़के आपस में अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, अजीब सा बिहेवियर होता है जो उन्होंने कभी फील नहीं करा अभी तक। वो कोएड स्कूल में नॉर्मली पढ़ रहे थे, लेकिन अब एक डिफरेंस आ जाता है, वो दूसरे तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं अपने ऑपोजिट जेंडर को। फिर प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टिंग इन फैमिली, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों को, क्योंकि समझ में आने लगता है, वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो रहे हैं। पहले भी फैमिली प्रॉब्लम्स होते थे, पर अब जो उनकी एज है वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, उन्हें समझ में आने लगता है, तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट, उनके खुद के इमोशंस उनको संभालने थोड़े हैवी हो जाते हैं। प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग सोसाइटी, सोसाइटी उन्हें जज करने लगती है, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी होता है कि वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बने, ऐसी पर्सनालिटी बनाएं अपनी जो एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में। तो एक हैवीनेस होती है उनके ऊपर। तो एडोलेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, इसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें लिखने के लिए। फिर क्वेश्चन की डिमांड ये भी थी, नीड्स भी बतानी है कि एडोलेसेंस को कैसे हेल्प कर सकते हैं। लाइफ फिलोसफी, उनके पास नॉलेज की बहुत कमी होती है, तो उनको नॉलेज प्रोवाइड करो हर चीज़ के बारे में। जो उनके मन में डाउट है उस डाउट को क्लियर करो, क्योंकि वो मेच्योर हो रहे हैं, वो ले सकते हैं इतना नॉलेज का प्रेशर है या जो भी है, नॉलेज समझ सकते हैं। इमोशनल नीड्स हो जाती है, इमोशनली कनेक्ट रहना चाहते हैं किसी ना किसी से, क्योंकि पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे अभी तुम छोटे हो, फ्रेंड्स कभी मजाक उड़ाएंगे, कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनको इमोशनल नीड्स की भी ज़रूरत होती है, टीचर उनको हेल्प कर सकती है। नीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, अब वो फिजिकली भी डेवलप हो रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस, खुद पर डिपेंड होना चाहते हैं, अब वो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझसे ऐसे मत बोलो, मैं बड़ा हो गया हूँ, वो ये स्टेटमेंट का बहुत यूज़ करते हैं। सोशल नीड्स होती हैं उनकी, इंडिपेंडेंस होती है, इन सब पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब लास्ट आंसर है आपका ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब बस बहुत सिंपल है, बिजनेस करना है हमको, पर इंडिया जैसे, अब इंडिया हमारी कंट्री है, विद इन द कंट्री नहीं करेंगे, इंडिया के बाहर, अपनी कंट्री से बाहर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर कर भी हम
ओपनली बिजनेस कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स या तो रिमूव ही कर देती है या फिर बहुत ज़्यादा मिनिमम कर देती है। टैरिफ विद मिनिमम टैरिफ वर्ड यूज़ करा है मैंने यहाँ पे। टैरिफ का मतलब टैक्स ही होता है। प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो, 2-4 डेफिनेशन लिख दो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब जब सच में ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो चिल्ड्रन के ऊपर आए थे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। चाइल्ड लेबर एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। लेबर बड़े लोगों को हम हायर करते होते थे, ये ब्रिटिश लोग, तो फिर उनको पे भी करना पड़ता था, वो लड़ सकते थे अपने लिए। तो ये बच्चों को एक्सप्लॉयट करने लगे, बच्चों को रख लेते थे एज अ लेबर और उनसे बहुत काम करवाते थे और पे इनका बहुत कम होता था या फिर आधा टाइम पे ही नहीं करते थे। अडॉप्शन के लिए किसी भी बच्चे को उठाकर अडॉप्ट कर लिया जाता था, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी इन लोगों को बच्चों के साथ करना होता था ये करते थे। पोर्नोग्राफी में उनका यूज़ करा गया बच्चों का, इवन प्रोस्टिट्यूशन तक में बच्चों का यूज़ करा गया, बच्चों को बेचा गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस करी थी इस पीरियड में। तो ये सब डेफिनेशन लिखकर इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका लास्ट आंसर भी रेडी हो जाएगा। अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में इधर हम बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में भी बताया है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट्स होंगे, चारों पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। फिर जो आगे चलकर आता है आपके पास 4 यूनिट होंगी, उनमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन पिक कर कर 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो ये शीट्स होती हैं, जो आपको आंसर पेपर मिलता है वो फिक्स शीट्स होती हैं। वहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा, आपको वहाँ पर और एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी जैसे स्कूल कॉलेजेस में मिलती थी, थ्रेड से बांध देते थे। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, एक वो आपको बुक टाइप मिलेगी, उसमें ही आपको करना है। तो आप अपनी जो पेपर होगा उसको शीट्स को पहले ही डिवाइड कर लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने 2 पेजेस देने हैं, उसके बाद मैंने हर क्वेश्चन को 6 पेजेस देने हैं या 7 पेजेस देने हैं मैक्सिमम, इस तरीके से। सबसे पहले OMR शीट होती है, उसको बहुत ध्यान से फिल करना है अपना रोल नंबर वगैरह लिखकर। और चीटिंग के लिए कभी कभार बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये लोग, कभी कभार लीनियंट भी हो जाते हैं, आप देखेंगे अपनी क्लास में कैसा बिहेवियर हो रहा होता है। पर जब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो पेपर कैंसिल हो जाते हैं सारे। तो आई वुड से कि डू नॉट टेक स्लिप्स विद यू, जस्ट थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लो, बस आंसर लिख कर आना है, छोड़कर कुछ नहीं आना, आंसर लिख कर आना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। जो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आपको ऐसा नहीं है पूरी बुक लर्न कर कर जानी है। वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, आप थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा। रादर देन चीटिंग, डू इट योरसेल्फ। पेपर इतना भी मुश्किल नहीं आता कि अटैम्प्ट ही नहीं होगा, सब कुछ बुक से ही आता है, सब कुछ क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो सब सारा मटेरियल अवेलेबल है अगर आप लिटरली पढ़ना चाहते हो तो। ओके, ऑल द बेस्ट।